हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स बुक के चैप्टर नंबर 12 का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 का नाम है आपको, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 12 नंबर का नाम है खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, और इसी को हम लोग कह सकते हैं समष्टि अर्थव्यवस्था। तो इसके आज हम लोग टॉप भी ऑब्जेक्टिव देखने वाले। ठीक है, सारे आपको लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर क्लिक करें। ठीक है, आप लोगों का रेगुलर आपका जो वीडियो आपको 7 बजे 8 बजे सुबह मिल रहा है। ठीक है, इसलिए आप लोग वहाँ से जरूर जाकर देखिए। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, जिसके लिए लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग जुड़ कर टेलीग्राम से आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपको बढ़िया से बढ़िया नोट्स भी हैंड रिटेन नोट्स भी आपको इसी पर भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव का वीडियो बहुत ही जल्द आप लोगों को अपलोड किया जाएगा, इसलिए इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो भी आपको बता रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको जैसा दिख रहा है सारे आपको बुक का है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ से हम उठा कर लेकर चलाएं, इसलिए तो हम सारे आपको बुक वाला ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। और आप लोगों को आंसर पता है तो 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। 1 में कह रहा है कि भुगतान संतुलन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है, बताइएगा। भुगतान संतुलन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। इसका राइट आंसर आप लोग चारों ऑप्शन में से चुनकर बताइए, ऑप्शन में नंबर कौन होने वाला है। भुगतान संतुलन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है, तो ये जो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ओके, यानी सभी विशेषता है। भुगतान संतुलन के लिए जो विशेषता आपको क्रमबद्ध रेखा रिकॉर्ड होना चाहिए, बी में कह रहा है निश्चित समय अवधि होना चाहिए, या तो सी में कह रहा है व्यापकता होना चाहिए, यानी सभी तीनों जरूरी है। ठीक है, भुगतान संतुलन के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 नंबर की ओर। देखिएगा 2 नंबर में क्या करा है। 2 में करा है भुगतान संतुलन का घाटा किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है, बताइएगा। भुगतान संतुलन का घाटा किसके द्वारा ठीक किया जाता है, तो भुगतान संतुलन का घाटा किसके द्वारा ठीक किया जाता है, तो ये जो किया जाता है आपको ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी के द्वारा। ए में कह रहा है कि आयात प्रतिस्थापन के द्वारा, निर्यात संवर्धन के द्वारा, सी में कह रहा है उत्पादन वृद्धि के द्वारा, यानी इन तीनों के द्वारा जो है आपको भुगतान घाटा का जो क्या किया जाता है, भुगतान संतुलन घाटा को क्या किया जा सकता है, तो ठीक किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 में कह रहा है कि एकाधिकारी अवस्था में किसी वस्तु का उत्पादन होता है, बताइएगा। एकाधिकारी अवस्था में किसी वस्तु का उत्पादन क्या होता है, तो सिर्फ एक होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ एक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में। देखिएगा 4 में क्या कह रहा है कि समग्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की विशेषता है। समग्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की विशेषता क्या है, तो समग्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की विशेषता क्या है, तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुविकल्पीय पद्धति। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहुविकल्पीय पद्धति। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण क्या होता है, तो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण जो होता है मांग एवं पूर्ति द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, तो मांग एवं पूर्ति द्वारा। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे देखिएगा 6 नंबर में। 6 नंबर में कह रहा है कि अर्जेंटीना ने यूरो बोर्ड पद्धति को अपनाया, बताइएगा। अर्जेंटीना ने यूरो बोर्ड पद्धति को कब अपनाया, अर्जेंटीना ने यूरो बोर्ड की पद्धति को कब अपनाया, 1991 में। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा है कि विदेशी विनिमय बाजार के रूप में, बताइएगा। विदेशी विनिमय बाजार के रूप में, तो विदेशी विनिमय बाजार के रूप में क्या है, तो विदेशी विनिमय बाजार के रूप में जो है आपको हाजिर या चालू बाजार या वायदा बाजार है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए और बी दोनों होता है, हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, ए और बी दोनों। हाजिर बाजार या तो हम कह सकते हैं वायदा बाजार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 8 में कि भुगतान शेष का चालू खाता डैश वास्तविक सौदों को दर्शाता है, बताइएगा। भुगतान शेष का चालू खाता ... वास्तविक सौदों को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, तो जो दर्शाता है कह रहा है भुगतान शेष का चालू खाता दीर्घकालीन वास्तविक सौदों को दर्शाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घकालीन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर में। 9 नंबर में देखिए क्या कर रहा है
कह रहा है कि अनुकूलन भुगतान संतुलन विनिमय दर में कमी लाता है। बताइएगा अनुकूल भुगतान संतुलन विनिमय दर में कमी लाता है। कैसे सही कमी लाता है? तो कमी लाता है, सही बात है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही है। ठीक है, कमी लाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कुछ देश अपनी मुद्राओं को जोड़ते हैं। बताइएगा कुछ देश अपनी मुद्राओं को जोड़ते हैं, तो किससे जोड़ते हैं? तो डॉलर से जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा डॉलर से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर की ध्यान देगा। 11 नंबर में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि भुगतान शेष की संरचना में कौन सा खाता शामिल होता है? बताइएगा भुगतान शेष की संरचना में कौन सा खाता शामिल होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? भुगतान शेष की संरचना में कौन सा खाता शामिल होता है? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी बताइएगा। भुगतान शेष की संरचना में कौन सा खाता शामिल होता है? तो जो होता है आपको चालू खाता भी शामिल होता है और पूंजी खाता भी शामिल होता है। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों खाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि यूरोपियन मुद्रा संघ का गठन किया गया। बताइएगा यूरोपियन मुद्रा संघ का गठन कब किया गया? तो यूरोपियन मुद्रा संघ का गठन जनवरी 1999 में किया गया। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि विदेशी विनिमय की मांग के प्रमुख स्रोत है। बताइएगा विदेशी विनिमय की मांग के प्रमुख स्रोत क्या है? तो विदेशी विनिमय की मांग के प्रमुख स्रोत आपको विदेश में निवेश करना, विदेशी वस्तुओं का आयात है और पर्यटन, ये तीनों आपको है। ठीक है, यानी विदेशी विनिमय की जो मांग है तीनों है। ठीक है, विदेश में निवेश करना है, विदेशी वस्तुओं का आयात है और पर्यटन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 14 में कह रहा है यूरोप के देशों की सामान्य मुद्रा है। बताइएगा यूरोप के देशों की सामान्य मुद्रा क्या है? तो यूरोप देशों के सामान्य मुद्रा आपको यूरो है। क्या है? तो यूरो है, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में कह रहा है कि एक देश का कोष एक देश का शेष विश्व के साथ निश्चित समावधि के लिए किए गए समस्त आर्थिक लेन देन का विस्तृत ब्यौरा है। बताइएगा कह रहा है एक देश का शेष विश्व के साथ निश्चित समावधि के किए गए समस्त आर्थिक लेन देन का विस्तृत ब्यौरा क्या कहलाता है? तो भुगतान संतुलन कहलाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भुगतान संतुलन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 नंबर की ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि विनिमय दर का अर्थ है। बताइएगा विनिमय दर का अर्थ क्या होता है? तो विनिमय दर का जो अर्थ होता है, विनिमय दर का अर्थ क्या होता है? आप लोग आंसर इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो विनिमय दर का जो अर्थ होता है, मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? एक विदेशी मुद्रा के लिए कितनी देशी मुद्रा देनी होगी। बी में कह रहा है कि एक विदेशी मुद्रा के लिए कितनी दूसरी विदेशी मुद्रा बनी होगी। और सी में कह रहा है विदेशी मुद्रा की खरीद बिक्री दर होना चाहिए। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है निम्न में से भुगतान शेष की परिभाषा किसने दी है? बताइएगा निम्न में से भुगतान शेष की परिभाषा किसने दी है? तो ये जो आपको दिए हैं बेनहम ने दिए। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेनहम, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 नंबर में। 18 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। 18 में कह रहा है कि भुगतान शेष के अंतर्गत निम्न में से कौन सी मंदें सम्मिलित है? बताइएगा भुगतान शेष के अंतर्गत निम्न में से कौन सी मंदें सम्मिलित है? तो ये जो सम्मिलित आपको दृश्य मंदें सम्मिलित है, अदृश्य मंदें भी सम्मिलित है, पूंजी अंतरण भी सम्मिलित है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से कौन आर्थिक कारण है? भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से कौन आर्थिक कारण है? इसका आर्थिक कारण आपका व्यापार चक्र है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यापार चक्र। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 नंबर में। 20 नंबर में कह रहा है कि भुगतान संतुलन के दृश्य मदों के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जाता है? भुगतान संतुलन के दृश्य मदों के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जाता है? तो हम लोग मशीन को भी शामिल करते हैं, कपड़ा को भी, सीमेंट को भी। ओके, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी को शामिल करते हैं। भुगतान संतुलन के दृश्य मदों के अंतर्गत किसे शामिल करते हैं? तो मशीन को भी, कपड़ा को भी, सीमेंट को भी शामिल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए, इस चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग हिंदी का भी वीडियो आप लोग जाकर देख लिए। ठीक है, पॉलिटी का भी देख लिए, हिस्ट्री के भी जाकर देख लिए,
जो भी आपको होता है ज्योग्राफी हिस्ट्री सारा का आपको प्लेलिस्ट वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम पर आप लोगों को PDF वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।